हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं ऑप्टिक्स, खासकर रे ऑप्टिक्स करेंगे आज हम लोग। वेव ऑप्टिक्स भी हमने किया हुआ है और उसका लिंक मैं यहाँ पे जरूर डालूंगा आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने डाले हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीबीएसई और आईएससी वालों दोनों के लिए ये इंस्ट्रक्शन है, सख्त हिदायत है कि इस वीडियो को जरूर करना है, क्योंकि बोर्ड बहुत ही पास आ चुके हैं और पूरा रिवाइज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो इंपॉर्टेंट चीजें छूटने ना पाए, इसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। इंपॉर्टेंट तो करना ही करना है, और ऑप्टिक्स काफी ह्यूज मार्क्स वाला चैप्टर है। आईएससी वालों के लिए ये 20 मार्क्स के लिए है और सीबीएसई वालों के लिए 15 मार्क्स के लिए है। तो बच्चों ध्यान से देखो, नोट डाउन करो, पेन डाउन करो, क्योंकि सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स। सबसे पहले आपको करना है, ये क्वेश्चन है, ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आता है, उनको लगता है छोड़ो बहुत इजी है और बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन है, नहीं आएगा एग्जाम में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपको आनी चाहिए रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का रे डायग्राम, ठीक है ना। सबसे पहले रे डायग्राम आनी चाहिए। ड्रॉ कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ ड्रॉ करो। सबसे पहले आप एक लाइन बनाओगे ऐसे, उसके नीचे दूसरी लाइन बनाओगे ऐसे, ठीक है, ओके। इस लाइन को थोड़ा मोटा बनाओ, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे एक इनक्लोजर लगा दो ऐसे, इधर से ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर आप आंखें बिठा दो जो इस लेंस को देख रहे होंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पर एक आप मिरर लगाओगे, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, ये ऐसा मिरर हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आप रे को ऐसे आने दोगे, ऐसे रे, एक रे इधर बना दो रे डायग्राम। वैसे रे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बनाने हमें एक ऊपर से एक नीचे से। देखो आसान है बहुत, ऐसा नहीं कि बड़ा मुश्किल है। ऐसे स्ट्राइक करेगा, यहाँ से फिर ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आएगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ही शार्प इमेज मिलता है इसमें, रिफ्लेक्टिंग टाइप में शार्प इमेज मिलता है। तो रे डायग्राम आपने बना लिया ना, ईजी है, घबराना नहीं है। इसके एडवांटेजेस भी आपको मालूम होने चाहिए, एडवांटेजेस, ठीक है ना। एडवांटेज क्या है वो भी आप लोग लिख लो। फर्स्ट एडवांटेज है कि ये बहुत ही क्लैरिटी वाला, बहुत ही शार्प इमेज देता है। यानी कि जो एबिरेशंस है, स्फेरिकल एबिरेशन, क्रोमेटिक एबिरेशन, खैर ये वर्ड तो अभी नहीं पढ़ने हैं, लेकिन इसको एरर के हिसाब से आप देख लो। स्फेरिकल एबिरेशन और क्रोमेटिक, दो तरीके का डिफेक्ट्स कह सकते हो या एरर कह सकते हो। जब ऑप्टिक्स को स्टडी करते हैं तो होता है, कभी भी ऐसा पॉसिबल होता है कि जब आपके पास आएगा तो रे आपस में दो जगह मीट कर रहे होंगे, तो धुंधला सा इमेज बनता है ना। लेकिन इसमें धुंधला सा नहीं बनता, बिल्कुल क्लैरिटी होती है, नो ब्लर्ड इमेज। तो आप यहां लिख सकते हो, नो स्फेरिकल एबिरेशन, नो स्फेरिकल एबिरेशन, ठीक है। दूसरा, नो क्रोमेटिक एबिरेशन, नो क्रोमेटिक एबिरेशन। आगे क्या लिखोगे, लाइट गैदरिंग पावर इसकी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा ही एक्सेप्ट करता है ना, तो लाइट गैदरिंग पावर बहुत ज्यादा है। मोर लाइट गैदरिंग पावर, मोर लाइट गैदरिंग पावर, ठीक है, ये लिख सकते हो आप, मोर लाइट गैदरिंग पावर, ठीक है। आसान है बहुत। चलो, तो हमने रे डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया, इसका एडवांटेज भी लिख लिया। तो इसको आप लोग नोट करते जाओ मेरे साथ साथ, ताकि कोई भी चीज छूटे नहीं बच्चों, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जब भी आप क्वेश्चन देखो तो पहले खुद से ट्राई करो। ये भी एक क्वेश्चन है जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड है, ट्राई करो। क्वेश्चन को देख के पहले खुद से ट्राई करनी चाहिए ना। मैं हट जाता हूँ। ठीक है। A giant refracting telescope has an objective lens. रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ, देखो ऑब्जेक्टिव लेंस है यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ बोला गया एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालिए, तो फटाफट फॉर्मूला लिख डालो ना, F0 अपॉन Fe विथ माइनस साइन। ऑब्जेक्टिव लेंस फोकल लेंथ 15 मीटर और आईपीस की जो फोकल लेंथ है 1 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 15 मीटर, इसको सेंटीमीटर कर दो, ये क्योंकि दूसरा जो है आईपीस का फोकल वो सेंटीमीटर में है, तो आपको मिल गया, दिस इज दी
मैग्निफिकेशन। निगेटिव है क्योंकि उल्टा बनता है ना, उल्टा बनता है इसलिए निगेटिव दिया गया है मैग्निफिकेशन। तो घबराना नहीं, पहला पार्ट तो ऐसे ही हो गया, बच्चों वाला था। सेकेंड पार्ट में क्या लिखेंगे, हाँ, इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून, अगर ये मून से हम इसको देखें, मतलब मून को देखें, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्म्ड, यानी कि हाइट ऑफ इमेज, डायमीटर ऑफ द मून, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द मून ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, द डायमीटर ऑफ द मून इज दिस एंड द रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट इज दिस। तो सबसे पहले आप बनाओ दिस वन, दिस इज ऑब्जेक्ट, डायमीटर ऑफ द मून क्या है, तो इससे आप दो रे बनाओगे, एक तो ऐसे बनाओगे, एक ऐसे बनाओगे, और एक आप सेंटर से गुजार के ऐसे बना दो, दिस इज योर मून, ठीक है ना, इजी है, रफ डायग्राम इतना बहुत है। दिस इज योर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस डिस्टेंस इज व्हाट, यू नॉट, यानी कि लूनर ऑर्बिट का डिस्टेंस, लूनर ऑर्बिट ही हमारे लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। दिस इज योर एफ नॉट। देखो रे जब भी, आपको ध्यान में क्या रखना है कि रे जब भी इन्फिनिटी से आए, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, बहुत दूर है ना, ये तो मून तो बहुत दूर है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस आप ले सकते हो। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से जो ऑब्जेक्ट आएगा वो कहाँ पर मिलेगा, वो मिलेगा आपको फोकल लेंथ पे, एफ नॉट पे। तो ये हो गया आपका हाइट ऑफ इमेज, एच आई, ठीक है। तो इसमें एक रफ डायग्राम में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक एंगल ले सकता हूँ अल्फा, तो ये एंगल यहाँ भी ले सकता हूँ अल्फा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया होगा, अच्छी बात है। पहले क्वेश्चन देखते ही खुद से टूट पड़ो, मेरे वेट मत करो, टूट पड़ो खुद से कि हाँ मैं करता हूँ। वीडियो को पॉज कर दो और खुद से ट्राई करके देखो। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, tan अल्फा लिख सकता हूँ। tan अल्फा में क्या लिखूंगा, एच नॉट अपॉन यू नॉट। यहाँ पे tan अल्फा क्या लिखूंगा, एच आई अपॉन एफ नॉट, ठीक है ना, एच आई अपॉन एफ नॉट। तो एच नॉट का मतलब हो गया हाइट, यानी कि डायमीटर ऑफ दी आपको मून लेना पड़ेगा। डायमीटर ऑफ द मून ये ले लेंगे हम लोग, 3.48 गिवन है, 3.48 इंटू 10⁶। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि लूनर रेडियस लूनर कौन सा है, 3.8 इंटू 10⁸। हाइट ऑफ इमेज हमारे को फाइंड करनी है, फोकल लेंथ है 1500 सेंटीमीटर। इसको आप कैलकुलेट कर लो, बड़ा अच्छा सा आंसर मिल जाएगा आपको। दैट मींस 13.7 के अप्रॉक्स के आसपास मिलेगा सेंटीमीटर, आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिक फंडा ये है कि क्वेश्चन को समझना है, ग्राफ डायग्राम भी ड्रॉ करनी है आपको, और आपको समझना है कि भाई अप्लाई क्या करें। तो बिल्कुल ज्योमेट्री अप्लाई करनी है आपको, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एवरीवन नोज दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको याद दिलाता जाऊंगा जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो चलो एक क्वेश्चन और मिल गया हमारे को, ट्रायंगुलर प्रिज्म वाला। ध्यान से देखो, ध्यान से करो, फिर करते हैं इसको सॉल्व। A triangular prism of refracting angle 60 degree, यहाँ किया हुआ है 60 degree, is made of a transparent material of refractive index 2/√3। यहाँ पर refractive index given है, किसका, प्रिज्म का। प्रिज्म का refractive index given है, तो यहाँ लिख लो ना, यहाँ लिख लेते हैं, याद रहेगा, 2/√3 ऐसा given है। A ray of light is incident normally on the face KL as shown in the figure. Trace the path of the ray as it passes through the prism and calculate the angle of emergence and angle of deviation. आपको angle of emergence and angle of deviation find करनी है। तो सबसे पहले आप रे डायग्राम ड्रॉ करोगे, मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, ऐसा कुछ। रे जब नॉर्मली स्ट्राइक करेगा ऐसे 90 डिग्री पे करेगा, तो ये सीधा ही ट्रेवल करेगा, ऐसे बिल्कुल सीधा जाएगा ये, ठीक है ना। नॉर्मली दो रे बन गया, क्या डबल बन गया, चलो कोई नहीं, दूसरा बनाते हैं। ध्यान से देखो, हमारे पास ये है रे डायग्राम, अब तो ठीक है, ये नॉर्मली जाएगा 90 डिग्री पे स्ट्राइक करता है, तो रे कभी डेविएट नहीं करता, बिल्कुल सीधा जाएगा ये। तो इस रे को आप सीधा ही आने दो, ऐसे। यहाँ आप नॉर्मल ड्रॉ करो और फिर इसको रिफ्रैक्ट होने दो ऐसे, तो ये आर हो गया और ये आई हो गया, ठीक है ना। ये आर हो गया, ये आई हो गया, और यहाँ पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 2/√3, ये गिवन है। यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पर क्या है, ये 60 डिग्री है, तो ये 150 डिग्री हो गया।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्री तो लगाते हैं ऑप्टिक्स में, ज्योमेट्री सबसे पहले चीज होती है। 90 60 और ये तो हो जाएगा 30, ठीक है ना, ये हो गया 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये तो नॉर्मल है, ये तो पूरा 90 है, ये 30 है 60। अब आप लगा लो स्नेल्स लॉ फॉर दिस सरफेस, स्नेल्स लॉ, तो क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन आई, है ना, जो जिस मीडियम में होगा उसी से मल्टीप्लाई करो। आई यहाँ पर है कि कौन सी मीडियम है, ग्लास वाले मीडियम है, प्रिज्म के अंदर है, तो साइन आई इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आर कर देंगे ऐसे, ये हो जाएगा 2/√3 इंटू साइन आई का मतलब साइन 60 डिग्री हो गया, और साइन 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, √3/2। आई की जगह 60 डिग्री डालना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने फाइंड कर लिया है। ये हो गया आपके पास साइन आर, ये पूरा कट गया, तो साइन आर आपको मिलेगा 1, साइन आर 1 होगा, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री, ठीक है ना, आर आपको मिल गया 90 डिग्री, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये जो रे है ना, ये जो रे है बिल्कुल ऐसे जो आ रहा है, ये अलोंग द सरफेस चला जाएगा, ये नॉर्मल है और ये 90 डिग्री अलोंग द सरफेस चला गया, यही हुआ ना 90 डिग्री, ग्रेजेस, इसको बोलते हैं पैरेलल टू द सरफेस, दिस वन, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे बोली गई है फाइंड करने को, एंगल ऑफ डेविएशन बोला गया है, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि देखो ओरिजिनल पाथ तो ये था ना, डेविएट होकर इधर गया, तो दिस इज द डेविएशन एंगल, ठीक, तो ये पूरा यहाँ पे ये देखो 30 डिग्री है ये, ठीक है ना, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, 30 एंड डेविएशन बोथ आर इक्वल, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन इज 30 डिग्री, देख के बता सकते हैं, ठीक है ना, ये बिल्कुल सीधी रे ये है और ये सरफेस ऑफ द प्रिज्म है, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री आ गया, इससे इजी क्या होता है, कुछ भी नहीं है, लॉलीपॉप है ये, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे पढ़नी है आपको, ये असर्शन ए दिख रहा है, पहले खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है, ट्राई करो, ट्राई बाय हार्ट करो, नहीं होता है कोई बात नहीं, वीडियो तो आप ही के लिए बना रहा हूं मैं। A diamond of refractive index √6 is immersed in a liquid of refractive index √3, ठीक है। If light travels from diamond to liquid, total internal reflection will take place when angle of incidence 30 डिग्री। पहले जो ये कह रहा है ना, जो ये कैलकुलेशन, जो ये डाटा दे रहा है, पहले इसको आप चेक करो, ठीक है, कि ये सही है कि नहीं कैलकुलेशंस, उसके बाद हम ऑप्शन बी में जाएंगे, बात समझ रहे हो मेरी। इसमें बहुत सारा डाटा दे रखे हैं कि डायमंड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये फिर लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और 30 डिग्री बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बातें हो रही हैं, तो चेक कर लेते हैं कि जो कह रहा है सही है कि नहीं है। तो बिल्कुल आप बेसिक्स में आ जाओ, बिल्कुल आप बेसिक्स में आ जाओ, बेसिक्स में आने का मतलब ये हुआ, ये आपका इंटरफेस है और ये मान लो आपका डेंसर मीडियम, ठीक है ना, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, ठीक है, रेयरर मीडियम है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जब रे ट्रैवल करती है ना किसी ऑब्जेक्ट से, ऐसा रे ट्रैवल करती है मान लो ऐसे, तो हम लोग क्रिटिकल एंगल पहले मालूम करते हैं, किस एंगल पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, फिर हम लोग इसके साथ चेक करेंगे सही कह रहा है या नहीं कह रहा है, ठीक है ना, यही तो चेक करना है मुझे। सो दिस इज द नॉर्मल, इसको आप पैरेलल जाने दो ऐसे, ठीक है ना, और ये हो गया एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, साइन IC बोलते हैं या साइन C भी बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल हो गया। ये डेंसर मीडियम है, इस केस में डायमंड है तो √6 लिखेंगे, ये रेयरर मीडियम है, लिक्विड है, तो इस केस में √3 लिखेंगे, ठीक है ना। अब लगा लो आप स्नेल्स लॉ, ये एंगल कितना है, ये तो 90 डिग्री होगा, है ना, हमने जस्ट लिया सरफेस वाला, इसके बाद ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। तो मैं इस एंगल के लिए पता करना चाहता हूं कितने एंगल के लिए ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, तो आप क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इनटू साइन ऑफ IC, सॉरी डायमंड के लिए, प्रिज्म यानी डायमंड है, ये डायमंड है, ये लिक्विड है, उसके बाद क्या लिखेंगे, √3 इनटू साइन ऑफ 90 डिग्री, ठीक है ना, ओके। तो साइन IC, अब IC की वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू, इसमें केवल 30 डिग्री की बात हो रही है, यहाँ 30 डिग्री डाल दें, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये √6 हो जाएगा,
ये 1/2 हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा। ठीक है, या फिर काम करते हैं, इसमें सारी वैल्यू तो डाली देंगे तो बचेगा क्या। एक काम करो, आप IC को IC ही रहने दो, साइन इसे IC ही आप रहने दो, साइन ऑफ IC √3 को आप इधर ले आओ, साइन 91 हो गया। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, साइन IC मिल गया √3/√6 यानी कि 1/√2। ठीक है, यानी कि IC की जो वैल्यू होगी वो 45 डिग्री होगी, IC की जो वैल्यू होगी वो 45 डिग्री होगी, यानी कि क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को इससे ज्यादा होना पड़ेगा, 45 से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, माइंड इट। लेकिन यहाँ तो 30 डिग्री की बात हो रही है, 30 डिग्री में तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का तो कंडीशन ही नहीं आ रहा है हमारा। जो भी एंगल आएगा क्रिटिकल वाला उससे ज्यादा ही होगा ना, 1-2 डिग्री, तभी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इतने पे या इससे कम में नहीं होने वाला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि स्टेटमेंट ए इज फॉल्स। ठीक है ना, यहाँ क्या लिखेंगे, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक, ये फॉल्स है। म्यू इज इक्वल टू 1/sin c where mu is the refractive index of diamond with respect to the liquid। पता कर लेते हैं हम लोग, पता कर लेते हैं यहाँ पर कि रीजन ए में क्या, रीजन आर में क्या है। जब आप बेसिक की बात करोगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये किस कंडीशन में फॉर्मूले की बात हो रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1/sin c है, where mu is the refractive index of diamond with respect to the liquid। ठीक है, रिफ्रैक्टिव डायमंड विद रिस्पेक्ट टू द लिक्विड। इसके बारे में आप सोचो कि ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द लिक्विड की जब बात करेंगे, डायमंड विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड है, तो हम लोग का फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, म्यू इनटू म्यू ऑफ डायमंड इनटू साइन सी म्यू ऑफ लिक्विड इनटू साइन 90, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो म्यू ऑफ डायमंड अपॉन म्यू ऑफ लिक्विड, ये मेरे को मिल जाएगा साइन 90 अपॉन साइन सी। ये तो हो गया ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, इसी को आप ये म्यू लिख रहे हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, लिख सकते हैं, ऐसे रेशियो है। और ये क्या हो जाएगा, 1/sin c हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ ये फॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठ है, यानी कि A इज फॉल्स, B इज ट्रू, तो ऑप्शन डी हो गया ना। फटाफट टिक मारो ऑप्शन डी और आगे बढ़ते हैं। रीजन खत्म, कैलकुलेट कर बच्चे, ये ट्राई करो बच्चों, फिर मैं बताऊंगा। हाँ बच्चों, ये हो गया है क्वेश्चन जो लेंस मेकर्स फार्मूला से रिलेटेड है। आप ध्यान से देखो, इसमें पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए इक्वी कॉन्केव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। इक्वी कॉन्केव, देखो ये है कॉन्केव। इक्वी का मतलब ये हो गया कि दोनों सरफेस की जो रेडियस है वो सेम होगी। इसकी जो रेडियस है, इसकी दोनों की रेडियस सेम होगी, लेकिन इसकी रेडियस को आप लिखोगे -r और इसके रेडियस को लिखोगे +r। साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूं यार, कुछ नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 में डुबो दिया गया, टू हैव अ पावर इतनी होनी चाहिए। ठीक है, पावर की बात हो रही है, -5। देखो पावर तो माइनस होती है ना कॉन्केव की। पावर 5 का मतलब हो गया, 1/4 फोकल लेंथ 5 डायोप्टर, ये हो गया 1/5। ठीक, ये तो हो गई मीटर की बात। तो मीटर में लिखो या सेंटीमीटर में लिखो, ठीक है, इट्स ओके। तो फॉर्मूला क्या है लेंस मेकर्स का, 1/f म्यू ऑफ दिस मटेरियल, जिस मटेरियल का वो बना है, इसको आप लेंस लिख लो या लेंस लिख लो, म्यू लेंस। ठीक है ना, म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम -1, तो 1/r1 -1/r2। तो ये r1 है, r1 के लिए -r हो गया, और ये r2 पॉजिटिव r हो गया। तो 1/f को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, -5 लिखेंगे क्योंकि कॉन्केव है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये 1.5 है और ये 1.4 है। ठीक है, ध्यान से बन दीजिए, मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4, मीडियम तो नीचे होता है, नीचे वाला मीडियम होता है। और r1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, -r लिखूंगा, और r2 की जगह +r लिखूंगा, ये लिखूंगा। ठीक है, तो -5 इज इक्वल टू 0.1/1.4
माइनस 2/r। ठीक, यहां से हम लोग r निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 7, और ये हम लोग काम कर रहे हैं मीटर में आएगा आपका रेडियस, तो माइनस यहाँ भी था ना, माइनस कट, और ये 2 7, तो पॉइंट भी कट, 7 5 35 हो गया आपका, ये 35 1/r। सो रेडियस इज 1/35 मीटर। अगर आपको सेंटीमीटर में चाहिए तो 100/35 करो तो 2.2 के आसपास कुछ आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इजी कैलकुलेशन है। तो क्वेश्चन को पहले आप समझो, ये आ चुका है 2019 में, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी, कभी कॉन्केव को लेके, कभी कॉन्वेक्स को लेके, पहले भी आ चुके हैं। नेक्स्ट है, यू आर गिवन द फॉलोइंग 3 lenses to construct as astronomical telescope, which one will you used as eyepiece and which one as objective? eyepiece और objective, देखो objective जो होता है वो बड़ा होता है, तो बड़ा होना चाहिए ना ऑब्जेक्टिव, जिसका कि अपर्चर ही बड़ा हो। तो आपको क्या ध्यान देना है कि ऑब्जेक्टिव के लिए आईपीस बड़ा हो, और ऑब्जेक्टिव के लिए अपर्चर बड़ा हो, और आईपीस के लिए छोटा वाला अपर्चर। ठीक है, यही तो हम लोगों ने पढ़ा है। तो आपको कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा। सबसे बड़ा अपर्चर किसका है? 8, तो पावर तो कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। अपर्चर होता है लाइट को गैदर करने के लिए, ज्यादा लाइट वो गैदर हो जाए, तो ये वाला मैं लूंगा ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए। अब लेंस 2 और लेंस 3 में डिसाइड करो कि पावर किसका सबसे ज्यादा है और अपर्चर किसका छोटा है। अपर्चर छोटा, पावर ज्यादा। आई लेंस के लिए पावर ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो फोकस करेगा जो फाइनल इमेज है उसको, तो पावर इसकी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ये। तो इसको मैं बनाऊंगा L2 को मैं बनाऊंगा आई पीस। ठीक है ना, L2 को मैं क्या बनाऊंगा? आई पीस। इसको बनाऊंगा मैं ऑब्जेक्टिव। तो L2 और L1 में ले लूंगा, यानी कि ऑप्शन बी मुझे मिल गया। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इग्नोर नहीं करना है, सब कुछ लिखना है, समझना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी हम लोगों ने पहले भी किए हुए हैं, 2019 में आ चुका है सीबीएसई में, लेकिन आईसी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आईसी वालों के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन पर, खुद से ट्राई करो। अंडर व्हाट कंडीशन इज द फेनोमेनन ऑफ रोटो इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट ऑब्जर्व्ड? व्हाट कंडीशन, कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो पहली कंडीशन ये है कि लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। लिख लो, लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस बनता है, नहीं तो बनेगा ही नहीं। दूसरी बात यह है कि क्रिटिकल एंगल, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। दो कंडीशन लिख लिया आप लोगों ने। पहला क्या था? लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। दूसरा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तभी होगा। तो ये हो गया। ऑब्टेन द रिलेशन, तो लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने रिलेशन निकाल लिया था इफेक्टिव इंडेक्स वाला, स्नेल्स लॉ लगा के। यहाँ इस क्वेश्चन में आ जाओ, द 3 lenses of focal length +10, -10 and +30 are arranged coaxially shown in the figure। 2019 में आ चुका है। यहाँ बोला गया फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन। आप ध्यान से देखो, ये u गिवन है आपके लिए, u, और ये फोकल लेंथ भी गिवन है, तो आप v निकालोगे तो 1/f = 1/v + 1/u, सॉरी माइनस, तो लेंस में तो माइनस लगाते हैं हम लोग, माइनस, ये हो गया माइनस। तो यहाँ फोकल लेंथ तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि पहला वाला जो लेंस है, देखो ऑब्जेक्ट जिसके पास हो ना, ऑब्जेक्ट जिसके पास हो, जिस लेंस के पास हो, पहले उसी के लिए आप काम कर लो और इमेज का डिस्टेंस निकालो। फोकल लेंथ क्या कितना है? 10 है। v क्या है? नहीं मालूम। u क्या है? -30। सो 1/v क्या है? 1/10 - 1/30। ठीक है ना, ये हो जाएगा 2/30, यानी कि 15 सेंटीमीटर आपको मिल गया इमेज का डिस्टेंस। किसके लिए? इसके लिए 15 सेंटीमीटर कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। ठीक, अब हम बात करेंगे बीच वाले लेंस के लिए। तो बीच वाले लेंस, देखो ये जो इमेज बनाएगा वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ऑप्टिक्स का फंडा समझ में आ रहा है? ये जो इमेज बनाएगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस हुआ? 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर का फोकस भी तो है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है इसके लिए उसके फोकस पे बन रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर
मैंने क्या फाइंड किया, 15 फाइंड किया, 15 यहाँ पे मिल रहा है मुझे, 5 + 10 देखो गिवन है 5 + 10। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसके लिए, ये जो इमेज बनाया है, जिसने जो इमेज बनाया है, लेफ्ट वाले ने जो इमेज बनाया है, वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा इसके लिए, और वो आ रहा है 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसको फोकस पे ही रख दिया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जब भी फोकस पे होता है तो रे बिकम्स पैरेलल, यानी कि ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, रे को पैरेलल बना देगा। ठीक है ना, रे ऐसे आया, ऐसे आया, ये पैरेलल बना दिया। क्यों? क्योंकि इसके फोकस पे ही बन रहा था इमेज, ये जो इमेज बना रहा है इसको फोकस पे बना रहा था। तो ये जो पैरेलल रे है ये फिर अपने फोकस पे ले जाएगा। किसी भी कॉन्वेक्स लेंस को अगर पैरेलल रे दिया जाए तो कहाँ मीट कराता है वो, अपने फोकस पे। इसका फोकस कितना है, 30। तो फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द फोकस ऑफ दिस 30। हो गया? ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड है बहुत ज्यादा। Two thin lenses are placed coaxially in contact, obtain the expression for the focal length। देखो बच्चों, ये भी हम लोगों ने किया हुआ है डेरिवेशन, इसका भी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स को बेटे अच्छे से ही करके जाओ, पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग बना के जाओ। A converging lens और refractive index 1.5 is पावर ऑफ 10 डायोप्टर। कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है ना, कन्वर्जिंग लेंस है, of refractiveness 1.5 is power of 10 diopter, power given है 10 diopter। When it is completely immersed in a liquid, it behaves as a diverging lens of focal length 50 cm। Find the refractive index of the liquid। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि यार लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाओ। तो लगाओ, ट्राई करो, मैं बताता हूँ ब्रेक के बाद। तो लगा दें, लेंस मेकर्स फॉर्मूला है बड़ा इजी। तो दोबारा लिख रहा हूँ मैं इस फॉर्मूले को, म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम, यही फॉर्मूला होता है। इसमें कुछ जल्दीबाजी नहीं करना, लेंस वाला ऊपर, मीडियम वाला नीचे, -1, फिर क्या है 1/r1 -1/r2। r1 मीन्स ये वाला सर्कल लेफ्ट वाला, इसका r1 इधर होगा तो पॉजिटिव होता है ये, ठीक है ना, और इसका जो होगा इधर, इधर ये -r होगा। ठीक, चलो बढ़िया। तो हम लोग क्या करें अब इसमें आपको कैलकुलेशंस करने हैं। यहाँ पे बोला गया पावर 10 डायोप्टर, पावर 10 डायोप्टर। तो पावर क्या होता है, 10 डायोप्टर 1/4 फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 0.1 मीटर। मीटर, इसको आप सेंटीमीटर में करना चाहते हो तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे 1/10। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है लेंस के लिए, और मीडियम के लिए मेरे को मालूम नहीं है। ठीक है, ओ यहाँ पे 10 डायोप्टर पावर कब है, नॉर्मल केस, एयर का केस, यानी कि उस समय मीडियम की वैल्यू आपको 1 लेनी पड़ेगी। यहाँ पे मीडियम की वैल्यू आपको 1 लेनी पड़ेगी। ये है 1/r1 -1/r2, इक्वेशन 1। अब बोला गया इसको जब डुबो देंगे पानी में तो फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। पहले 10 था, अब 50 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 1/50, 1.5 अपॉन इफेक्टिवनेस ऑफ लिक्विड, जो हमें नहीं मालूम, फाइंड करनी है, -1, 1/r1 -1/r2, इक्वेशन 2। इसको आप डिवाइड कर दो, इसको अब आप डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, ये हो जाएगा 50/10, और ये दोनों तो कट हो जाएंगे। ठीक है ना, और ये है 0.5, ये पूरा क्या मिलेगा 0.5 डिवाइड बाई 1.5/μ-1। ठीक है ना, इसमें कोई भी आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है कैलकुलेशंस में, आपको ध्यान से करना पड़ेगा एग्जाम में, वरना गड़बड़ हो सकता है। ये हो गया, ये हो गया 5 × 1.5 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -5 = 0.5। ये हो जाएगा 7.5 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब 5.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या मिला, 75/55, यानी कि 15/11, यानी कि 1.3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, हो गया। ठीक है बच्चों, तो आपको बस घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना है जम के। ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं एक्सपेक्टेड वाले, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डेरिवेशन, उसका भी लिंक में डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, ऑप्टिक्स को तो अच्छे से करना है, डिफ्रैक्शन हमने किया था अच्छे से, उसका भी लिंक में डालने वाला हूं। तो बच्चों
इस क्वेश्चन को आपको करना बहुत अच्छे से है, और वेब ऑप्टिक्स के क्वेश्चन आंसर भी आपको करने हैं, उसका लिंक मैं यहाँ डाल रहा हूँ, बहुत मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, जरूर देखना, नोट डाउन करना। अगर आपको पसंद आया है, वीडियो पसंद आ रहे हैं अगर पहले से भी, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो बेल बटन के साथ, सारे अपडेट्स मिलेंगे क्योंकि मैं डेली आपको अपडेट दूंगा। बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।